नमस्कार और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने द करंट अफेयर शो में जहां पर आपको मिलते हैं ओनली एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिटेल क्वेश्चंस। और जैसे आपको सबको पता है कि हमारा स्लोगन है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने 22 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस को। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कीजिए। तो आज का मोटिवेशन ऑफ द डे, स्माइल इफ़ यू आर अमेजिंग। स्माइल कीजिए अगर आप शानदार हैं। आई होप कि आप सभी शानदार होंगे और अपनी ज़िंदगी के आनंद को से जी रहे होंगे। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आप किसी संशय में हैं या स्ट्रेस में हैं, तो आपने कभी नोटिस किया कि आपने कभी अपना कॉन्शियसली अपने ब्रीथ को फोकस किया है? आप करके देखिए, 2-3 डीप ब्रेथ लेकर उसको अच्छे से महसूस कीजिएगा जैसे वो अंदर जाती है। ये महसूस कीजिएगा कि आप एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर भर रहे हैं, आपकी बॉडी में वो फैल रही है अंदर से अंदर। और जब आप ब्रीथ को रिलीज़ करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, तो आप ये महसूस करना कि आपकी जो सारी नेगेटिविटी है, स्ट्रेस है, वो आप रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा मोटिवेशन कोट, ग्रेट थिंग्स नेवर कम फ्रॉम कंफर्ट जोन। इसका मतलब ये है कि आपको अगर कुछ अच्छा अचीव करना है तो डेली एक एम के साथ आपको उठना होगा कि आज मैं ये जो मेरा गोल है इसके तरफ मैं 1% अपने आप को ले जाऊंगा और ये गोल मैं अचीव करके रहूँगा। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए अगर आपको कुछ करना है, और अच्छे से अच्छा सीखने की कोशिश कीजिए हर रोज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो आप हम सभी को पता है कि आज है 22 अप्रैल 2023। तो इस दिन हम मनाते हैं वर्ल्ड अर्थ डे। ये बड़ा ही खास दिन है, और इस दिन की थीम ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे 2023 इज़ इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट। अपने प्लैनेट में इन्वेस्ट कीजिए, इसके रख रखाव में मदद कीजिए, इसको सुंदर बनाने में मदद कीजिए। और ये जान लेते हैं बनाते क्यों हैं इसको। तो अर्थ डे वॉज फाउंडेड बाय अमेरिकन सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन इन द फॉर्म ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। ये जो अमेरिकन सीनेटर थे गेलॉर्ड नेल्सन, इन्होंने इसको एनवायरमेंटल एजुकेशन के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। दिस डे कमेंस्ड ऑन अप्रैल 22, 1970 को ये पहली बार मनाया गया था। And April 22 has become an important date as this is a spring in the northern hemisphere। ये 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है, ये थोड़ा जान लेते हैं। 22 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? तो यहाँ पर नॉर्थन हेमिस्फेयर में, अमेरिका में स्पेशली, यहाँ पर स्प्रिंग का सीज़न होता है। जैसे आप देख सकते हैं इंडिया में भी स्प्रिंग का सीज़न होता है। एंड ऑटम इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, और ऑटम का सीज़न होता है साउथर्न हेमिस्फेयर में। इन यूएसए स्प्रिंग ब्रेक होता है यूएसए में। दिस ऑब्जर्व, सो स्कूल आर क्लोज्ड, स्कूल बंद होते हैं इन यूएसए। इसके ये हम चैलेंजेस जान लेते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस हमारे इन्वायरमेंट को फेस करने पड़ रहे हैं, जिससे हम को इससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस है उसको फाइंड आउट करके उनको रिमूव करना होगा, ताकि हमारा जो अर्थ है वो ऐसे ही हरा भरा और सुंदर दिख सके। पॉलीथीन, एज यू ऑल नो कि पॉलीथीन जो है मेन इशू है। हालांकि गवर्नमेंट ने वन टाइम प्लास्टिक को बैन किया है, बट ये अच्छा कदम है। लेकिन हमको प्लास्टिक पोल्यूशन, जो कि 2018 की थीम भी थी, उस पर हमको और अच्छे से प्लास्टिक को बिल्कुल रिमूव करना होगा। ये हमारे प्लैनेट के लिए कैंसर जैसा है। सेकेंड आ जाता है डिफॉरेस्टेशन। आप सबको पता होगा कि डिफॉरेस्टेशन से हम काफ़ी लंबे समय से जूझ रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है हमको
जो जंगल एरिया है उनको काट कर वहाँ पर अपनी बसाकत जो है स्टार्ट करना हमने चालू कर दिया है। तो उसको अगर आप प्लांट्स को काट रहे हैं तो ये मेक श्योर कीजिए कि आप उनको लगाएं भी। अगर एक प्लांट काट रहे हैं तो एक दो लगाइए, बल्कि एक नहीं दो लगाइए, ताकि ये जो अर्थ है वो हरा भरा रह सके और हमको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई मिल सके। थर्ड वन की ये लेसर अवेयरनेस हमारे अंदर है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेकर। अगर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करूँ तो मुझे नहीं लगता कि लोगों को इतनी जागरूकता होगी कि हमारा इन्वायरमेंट है, हम पानी वेस्ट करते हैं, हम कूड़ा इधर उधर फेंक देते हैं, हम पॉलीथीन यूज़ करते हैं और बहुत सारे पोल्यूशन जो करते हैं, तो कि जो अर्थ जो इन्वायरमेंट को हार्मफुल करता है उसके बारे में हमें थोड़ी और जागरूकता लानी होगी, जिससे लोगों को ये इम्पोर्टेंट लग सके कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है जो कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को सिक्योर करने में हेल्प करेगा। फोर्थ वन, एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस तरह से हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं नेचर को, वो भी शायद हमको मेक श्योर करना हो कि उसको थोड़ा कम किया जाए, अपने ज़रूरत के हिसाब से ही उतना। देखिए, जितना आप ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे उतना हम कह सकते हैं कि वो हार्मफुल होगा अर्थ के, हमारी अर्थ के लिए, हमारे लिए भी हार्मफुल होगा, हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी। एंड फिफ्थ वन, इम्पॉर्टेंट वन कि न्यूट्रलिटी होनी चाहिए। जो भी हम रूल्स लॉज बनाते हैं, जो भी लॉज बनाते हैं, पास करते हैं, जो एक वर्ल्ड ये यूएन कोई भी लॉ बनाता है उसके बारे में, उसको हम न्यूट्रलिटी पर आना चाहिए। ये देश उधर जा रहा है कि मेरा तो जी मैं नहीं मानूंगा, ये मेरे लिए नुकसानदायक है, ये इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, वहाँ सबको ना ऐसा नहीं करना चाहिए। ये हमारे सबकी एग्जिस्टेंस के सवाल है, तो हम सबको एकजुट यहाँ पर रहना चाहिए और उन लॉज को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए ही सिक्योर साबित हो सके इन द फ्यूचर रन। अब देखिए, कुछ ये थे लिमिटेशंस। अब जान लेते हैं कि कैसे हम सिक्योर कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमको 2030 तक अचीव करने हैं, तो उस क्षेत्र में हमको काम करना होगा और ऐसे ही धीरे धीरे सस्टेनेबल चीज़ें अपनानी होगी, ताकि हम डेवलपमेंट भी कर सकें और नेचर को भी कोई नुकसान ना हो। तो इन सबको मैनेज करते हुए, डेवलपमेंट को मैनेज करते हुए विद द प्रोटेक्शन ऑफ आवर अर्थ, ये सब हमको उसमें कदम उठाना होगा। सेकंड, ग्रीन स्कूल बनाने होंगे, GREEN, ग्रीन स्कूल बनाने होंगे, और ग्रीन इकोनॉमी पर भी ध्यान देना होगा। ग्रीन इकोनॉमी पर, फूड एंड एग्रीकल्चर, क्लाइमेट चेंज को अच्छे से स्टडी करके उस पर जितने भी रिपोर्ट्स आई हैं, जितने भी हम कॉन्फ्रेंस करते हैं, उन सब लॉज को, एज आई सेड कि न्यूट्रलिटी हमको लानी पड़ेगी अपने लॉज में। एंड रीसाइकलिंग, ये इम्पॉर्टेंट है। जो हम रीसाइकलिंग पर काफ़ी ज़ोर देना होगा। जो हम एक बार यूज़ कर फेंक देते हैं उसको बंद करना होगा और चीज़ों को रिसाइकल करना होगा। तो ये सब पॉइंट है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसके देखिए, ये इतना वास्ट टॉपिक है कि इस पर अगर आप चाहें तो 1 घंटा भी बोला जा सकता है। कुछ इनिशिएटिव्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिए। इंटरनेशनल सोलर अलायंस तो 2015 में आया, और ये स्टार्ट किया था पीएम मोदी ने फ्रेंच प्रेसिडेंट के साथ इन 2000। एंड गुरुग्राम में इसका, आप जानते होंगे, गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। ये एक हो गया। और अब जो इंटरनेशनल जो कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ये आई थी ह्यूमन इन्वायरमेंट को लेकर 1972 में। सबसे पहले वहाँ पर जाना गया कि लीडिंग लेवल मीटिंग अबाउट ग्लोबल इन्वायरमेंट। ये पहली एक मीटिंग थी जहाँ पर ग्लोबल इन्वायरमेंट के बारे में चर्चा हुई।
सेकंड आ जाते हैं रियो डी जेनेरियो कॉन्फ्रेंस। ये थी 1992 में हुई। वहाँ पर रखा गया एजेंडा 21। उस समिट को ये भी कहा जाता है अर्थ समिट। ये क्वेश्चन आ सकता है और काफ़ी बार एग्जाम्स में देखा गया कि अर्थ समिट को कौन से कॉन्फ्रेंस को अर्थ समिट कहते हैं। तो उसका आंसर है रियो डी जेनेरियो, जो कि एक शहर है साउथ अफ्रीका में। वहाँ पर 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसको अर्थ समिट भी कहते हैं। वो उसका क्यों हुई? टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये समिट हुआ। अब थर्ड आ जाते हैं। थर्ड हुई जोहान्सबर्ग समिट 2022 में ये समिट हुआ। और वर्ल्ड समिट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये समिट हुआ, जोहान्सबर्ग समिट। ये कब हुआ? 2002 में ये हुआ। कुछ प्रोटोकॉल्स भी हम पढ़ लेते हैं कि इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल सबसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा का शहर है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में ये पहली बार आया। टू फेजिंग आउट ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस। ओजोन जो लेयर है उसको खतरा जो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स दे रही थी, उसके बारे में विचार किया गया और उसके बारे में चर्चा हुई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम जो भी ओजोन डिप्लेक्टिंग सब्सटेंस है उसको फेज आउट करेंगे और उसका कोई ऑल्टरनेटिव वे लेकर आएंगे। जैसा कि हम देख सकते हैं ये हुआ है और हो भी रहा है। ऐसी टेक्नोलॉजी जो है डेवलपमेंट की ओर है। उसके बाद आता है पेरिस एग्रीमेंट। ये तो सब पेरिस एग्रीमेंट जो है ये 2015 में आया, लेकिन ये काफ़ी चर्चा का विषय रहा है कि इसके जो भी पॉइंट्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। आपको केवल पढ़ना है कि ये रिलेटेड किससे था। ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। कोयोटो प्रोटोकॉल जो कि 1997, ये जापान का शहर है कोयोटो। ये 1997 टू मैनेज एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड ग्रीन हाउस गैसेस। ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं इंडिया ने क्या क्या कदम उसमें उठाए गए हैं। इंडिया के ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इंडिया ने कुछ लॉ पास किए हैं इंडियन गवर्नमेंट में। सबसे पहला आप जान लेते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सबसे पहला ये। दूसरे नंबर पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तीसरा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 एंड लास्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये 1986। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाते हैं कि ये जो है हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने इन्वायरमेंट के पर्पस से ये सब 1 2 3 4 जो हैं ये लॉज हैं ये पास किए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट रखने के लिए। देखिए ये हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम आगे आएँ, क्योंकि गवर्नमेंट तो जो केवल लॉज ला सकती है, लेकिन हम एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री हमको इनिशिएटिव लेना होगा कि कूड़ा बाहर ना फेंके। कूड़े कम से कम ये छोटी छोटी चीज़ें से ही देश आगे बढ़ता है। इन छोटी चीज़ों से हमको सीखना होगा कि कैसे इस अर्थ को हरा भरा बनाने में हम गवर्नमेंट की हेल्प करें और अपनी भी हेल्प करें, क्योंकि ये पोल्यूशन हमारे आसपास ही है। तो काफ़ी लंबा हो गया, लेकिन आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई होगी। नेक्स्ट पर आ जाते हैं, हु हैज़ लॉन्च साथी पोर्टल
एंड मोबाइल ऐप। रिसेंटली साथी पोर्टल लॉन्च हुआ है एंड मोबाइल ऐप भी लॉन्च हुआ है। जान लेते हैं किसने किया और कहाँ हुआ। आप ये सब जानते होंगे। इनका नाम ये है नरेंद्र सिंह तोमर। इन्होंने किया और कहाँ हुआ ये पढ़ लेते हैं। एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर launches Sathi portal and mobile app to deal with challenges of seed production, quality, seed identification, seed certification। देखिए ऐसा होता है, हम देखते होंगे जो नकली सीड हर चीज़ मार्केट में नकली आने लगी, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, ये मोबाइल ऐप और पोर्टल लॉन्च किया ताकि हम फ्रॉड से बच सकें, फ्रॉड सीड्स फर्टिलाइज़र से बच सकें, ताकि हमारी पैदावार में कोई कमी ना आए। और उसके लिए क्या क्या होगा, सीड की प्रोटेक्शन होगी, क्वालिटी अच्छी क्वालिटी मिलेगी, आइडेंटिफिकेशन, सीड को आइडेंटिफाई किया जाएगा, उस बार कोड को स्कैन कीजिए, उससे पता लगेगा कि ये वैलिड है या नहीं है, या असली है या नहीं है। साथ ही इसकी फुल फॉर्म जान लेते हैं, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। ये इसकी फुल फॉर्म है, कई बार पूछ लेता है, तो मेक श्योर आप रिमेंबर रखिएगा इसको। इट हैज़ बीन डेवलप्ड ऑन द थीम ऑफ उत्तम बीज समृद्ध किसान। ये एक थीम पर आधारित है, तो ये इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बिलीव एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट। तो आप ये सब जानते होंगे, आप इस चेहरे से परिचित होंगे। ये है ऋषभ पंत, इनको बनाया गया है बिलीव एम्बेसडर ऑफ स्टार स्पोर्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ जियो सिनेमा। रिसेंटली जियो सिनेमा का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है। अगेन आप इस चेहरे से परिचित होंगे, इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है जियो सिनेमा का। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स। ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स, देखिए ये क्या होता है कि ग्लोबली एक सर्वे होता है, वहाँ पर 1 बिलियन से ज़्यादा का जो स्टार्टअप है, 1 बिलियन से ऊपर का जो स्टार्टअप है, उनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। और इंडिया की उसमें रैंक है 3rd, यूके को पीछे करके इंडिया जो है 3rd रैंक पे आ गया है। इंडिया में कुछ 70 स्टार्टअप्स जो हैं वो देखे गए हैं, और बायजूस सबसे ऊपर है, उसके बाद जोमेटो, ये सब कुछ बड़ी कंपनियां हैं। बायजूस सबसे ऊपर, और बाहर भी, इंडिया के बाहर भी जो सब फाउंडर है, को फाउंडर जिसे बोल सकते हैं, को फाउंडर है, वो 68 बाहर भी इंडियन है का इन्फ्लुएंस, इतना इंडियन ओरिजिन के लोग जो है उनका इन्फ्लुएंस है, तो 68 वहाँ भी हैं, तो मिला के 138 के लगभग हो गए। लेकिन इंडिया में 70, तो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। फर्स्ट नंबर पे ऑफकोर्स यूएसए एंड सेकेंड नंबर पे चाइना, ये आप याद रखिएगा। फर्स्ट नंबर पे, सेकेंड नंबर पे इंडिया इमर्जेस 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब विद 68 स्टार्टअप्स valued 1 billion plus. India has solidified its position as the 3rd largest hub for startup unicorn with total 68 companies valued over 1 billion according to the Huron Research Institute Global Unicorn Index। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। ये इंडेक्स पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, इम्पोर्टेंट वन है, कभी कभी मोस्टली पूछता है। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान। तो उड़ान जो है ये स्कीम है, ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। एंड आई होप कि आप सभी जानते होंगे कि उड़ान ये क्या है और इसका महत्व क्या है। तो अब ये उड़ान लॉन्च की है ताकि हम हमारी गवर्नमेंट जो है वो जो आम लोग हैं उनको सस्ते से सस्ता एयर टिकट या फिर प्रोवाइड करा सके, कनेक्टिविटी बढ़ सके देश की, और देश हम बहुत तेज़ी से आगे बढ़े। इसलिए ये 5वां संस्करण लाया गया है उड़ान स्कीम का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली
थाडू कल्चर फेस्टिवल वॉज सेलिब्रेटेड इन। देखिए हुन का मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया हुन थाडू फेस्टिवल, हुन का मतलब होता है टाइम ऑफ सीज़न। जैसे बैसाखी होता है, नए साल को मानते हैं बैसाखी, तो जो सिख लोग हैं वो बैसाखी को ऐसा नए साल के तौर पर मानते हैं। तो ऐसे ये मणिपुर के लोग हैं, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। ये मणिपुर के जो लोग हैं इस थाडू जो कम्युनिटी के लोग हैं वो ये मानते हैं कि जो हमारा नया सीज़न जो है अब से स्टार्ट हुआ, इसलिए ये सेलिब्रेट करते हैं। एज इट्स थाडू जो है कम्युनिटी हो गई, ये एज ए नया, इसका मीन्स होता है नया या फिर टाइम या सीज़न, नया सीज़न। सेलिब्रेट फॉर 7 days मेकिंग इट अ ग्रैंड अफेयर फॉर द कम्युनिटी। मणिपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। Who has become the first black chief justice of New York? पहले चीफ जस्टिस न्यूयॉर्क के कौन बने हैं? ये बने हैं रोवन विल्सन। डोमिनिक रियाब से ये अभी इन्होंने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे यूके के, इन्होंने भी रिज़ाइन दिया है। और ये क्यूबा के प्रेसिडेंट अभी फ़िलहाल अगेन सेकंड टर्म के लिए नियुक्त हुए हैं। और लुइस कैफ्री, इनको एबल प्राइज़ दिया गया था। फिलहाल में एबल प्राइज़ का दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। कौन देता है? किंग ऑफ नॉर्वे इसको प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रोवन विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। Who has become the first woman IAF officer to receive a gallantry award? गैलेंट्री अवार्ड को दिया गया, किसको दिया गया? ये हमारे एयरफोर्स की आन बान शान विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को दिया गया। इनको ये अवार्ड दिया गया। हेलीकॉप्टर पायलट who hails from Rajasthan was conferred a Vayu Sena Medal Gallantry for an act of exceptional courage displayed during a flood relief operation in मध्य प्रदेश। जो बाढ़ आई थी मध्य प्रदेश में, उन्होंने ये 60 से ऊपर शायद कुछ जान बचाई। उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट ने इनको गैलेंट्री अवार्ड प्रोवाइड दिया। उनके इस साहसिक कार्य को देखते हुए गवर्नमेंट ने इनको ये अवार्ड से नवाजा गया है। अब जान लेते हैं अभिलाषा बराक कौन थी? शी वॉज द फर्स्ट जॉइन द आर्मी एविएशन कॉर्प्स। अवनी चतुर्वेदी शी वॉज फर्स्ट फीमेल कॉम्बैट पायलट इन इंडियन एयरफोर्स। एंड शिवांगी, ये कौन थी? ये है फर्स्ट वुमेन नेवी पायलट। तो ये सब इम्पोर्टेंट मैंने ये सब ऑप्शंस दिए हैं ताकि आपको याद आप रिकॉल कर सकें, जो कि फर्स्ट इन द आर्मी और फर्स्ट इन द एयरफोर्स, फर्स्ट इन द नेवी जो भी वुमेन थी। अब आप जानते हो ये नेक्स्ट है मिलेट महोत्सव जो चल रहा है जोधपुर में। आज उसका लास्ट दिन है। तो जल यूनियन शक्ति मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत एम्फेसिस ऑन नेसेसिटी ऑफ ट्रेनिंग फार्मर्स इन प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग। मिलेट आप जान सकते हैं, मिलेट जो होते हैं कौन कौन से होते हैं? मोटे अनाज जिसको बोलते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कांगरी, बारी, ये सब मिलेट होते हैं, मोटे अनाज। और भी बहुत सारे होते हैं मोटे अनाज। आप सब जानते होंगे मिलेट में इंडिया नंबर 1 है। और ज्वार और बाजरा, इन दो में हम 90% वर्ल्ड का प्रोड्यूस करते हैं। 90% ऑफ वर्ल्ड हम ज्वार और बाजरा का प्रोड्यूस करते हैं। तो राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द मिलेट इन इंडिया। राजस्थान जो है पहला पोजीशन पाता है इन द मिलेट।
producing millet, contributing more than 16% share in Indian production. UN, देखिए ये काफ़ी important है. UN is celebrating 2023 the International Year of Millet. ये important question है. International Millet of Year, International Year of Millet, ये UN celebrate कर रहा है. हीट वेव्स, ये आप सबको जागरूक रखने के लिए और आप सबकी सेफ्टी के लिए ये मैं IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 15 जनवरी 1875, जिसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, इन्होंने एक गाइडलाइन जारी की है. हीट वेव्स, इंटेंस हीट जो आपको देखने को मिल रहा है, उससे रिलेटेड IMD ने कुछ गाइडलाइंस जारी किए हैं. वो देख लेते हैं क्या है और उसमें क्या क्या जारी किया है. ये सब आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केवल आपकी सतर्कता के लिए और आप सबका अपना ख्याल रखिए, इसके लिए ये मैं ऐसा बता रहा हूँ. बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है. इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इशूड अ हीट वेव्स अलर्ट टू पार्ट ऑफ इंडिया including the states of Uttar Pradesh, West Bengal, Bihar, Jharkhand, Sikkim, Odisha and Andhra Pradesh. Qualitatively, heat waves, what heat waves क्या होती हैं? Heat waves होती है is a condition of air temperature which become fatal to human body when exposed. एक टेम्परेचर होता है, उससे आगे टेम्परेचर अगर जाए तो वो हीट वेव्स के अंदर आ जाता है. हेल्दी इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स टिपिकली इन्वॉल्व्स डिहाइड्रेशन, हीट क्रैम्प्स, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक. ये देखने को मिल सकते हैं. आपको हीट क्रैम्प्स आ रहे हैं, हीट एग्जॉशन हो रहा है या फिर हीट स्ट्रोक्स आ रहे हैं, डिहाइड्रेशन हो रहा है, तो ये इसके सिम्टम्स हो सकते हैं. देखिए सतर्क रहिए और हमें डिहाइड्रेट रहिए, पानी की मात्रा को लेते रहिए, लिक्विड जितने ज़्यादा पी सकते हो आप लिक्विड पीजिए. और आप ढीले कपड़े पहन सकते हैं ताकि आपका जो कपड़े से बॉडी का कांटेक्ट ना हो, ताकि हीट पास हो ना हो. और जितना ज़्यादा हो सके ठंडी हवा में रहिए और अपना ध्यान रखिए. और जितना कम अगर आप कम से कम निकलना शुरू कीजिए, कम से कम निकलिए बाहर, ताकि आप इसके शिकार ना हो और आपकी जो है तबीयत ख़राब ना हो. अब आ जाते हैं हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे. ये क्वेश्चन है, आपको बताना है इन विच स्टेट वन धन योजना स्टार्टेड. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. और आई होप आपको समझ में आया होगा और आपने काफ़ी इन्जॉय किया होगा, कुछ नॉलेजेबल आपको मिला होगा और आपको जो भी मिला उसको वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में. एंड थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय. जय हिंद, जय